नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। आपको क्या लगता है इस देश में सारे सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में क्यों है? मुझे उसका असली मूल कारण पता चल गया है। जिस आदमी से पता चला है मैं उसका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। पहले से भी बात हो ही रही थी, दिलीप मंडल भी लिख ही रहे थे। दरअसल बीजेपी आज इसलिए सत्ता में है और SC ST OBC चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो क्यों सत्ता से बाहर हैं, स्टालिन क्यों सत्ता से बाहर हैं और वो क्यों सत्ता में नहीं आ रहा है, उसकी बड़ी वजह बता रहा हूँ। इस देश में आज़ादी के बाद बाबा साहब के विचारों को मान्यवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया और उनकी कोशिश थी कि नौकरी में, ज़मीन में, बिजनेस में बहुजनों को अधिकार मिले। लेकिन जितनी बार लालू यादव को 3 बार मौका मिला, नीतीश जी को 3 बार मौका मिला, मायावती को 4 बार मौका मिला, अखिलेश यादव को मौका मिला, मुलायम सिंह यादव को मौका मिला, करुणानिधि ने बहुत स्तर तक किया है उसको, लेकिन ये तमाम लोगों ने सिर्फ विकास की राजनीति की। पुल बनाए, नदी बनाए, नाले बनाए, हॉस्पिटल बनाए, वैचारिक आंदोलन पर इन्होंने काम नहीं किया जो बीजेपी कर रही है। सोचिए को आज मैं जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति मुगाबे बनते हैं, वो ब्लैक समाज से थे। उन्होंने सारे श्वेतों की ज़मीन छीन के और सब में बराबर बांट दिया। उन्होंने क्रिकेट टीम में जो गोरों से भरे होते थे, गाय बीटल, एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर, उस सबको हटा के टाइटेंडा टाइप जो बाल काटने वाला एक युवा था उसको कप्तान बनाया गया। जैसे दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट में आरक्षण लागू किया गया, उसी तरह से अगर भारत में जिस तरह से आज बीजेपी कर रही है, उसका साफ साफ नारा था कि हम मुसलमानों को देश में नहीं रहने देंगे, वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। वो उन्होंने CNRC लाया। उनका साफ साफ नारा था कि हम कश्मीर में मुसलमान हैं, 370 हटाएंगे, उन्होंने हटा दिया। उनका साफ साफ नारा था कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, उन्होंने सारी कंपनियां बेच दी, प्राइवेट कर दिया। इकोनॉमिक आधार पर उन्होंने आरक्षण दे दिया। क्या इस देश में कोई बहुजन नेता है जिसकी इतनी हैसियत है कि वो कहे कि मैं सत्ता में आऊँगा और सबको बराबर ज़मीन बांटूंगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि 90% लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन आपकी औकात नहीं थी और इसलिए आप अपने लोगों को जोड़ नहीं पाए। इन सब लोगों को मौका मिला और ये सब उसी मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद में फंसे रहे और इन्होंने कोई आंदोलन, युगांतकारी बदलाव नहीं किया। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जब राष्ट्रपति बनते हैं लंबे समय जेल में खटने के बाद, उसके बाद वो यही फैसला करना चाहते थे, लेकिन उन पर तमाम तरह के दबाव पड़े, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस फैसले को किया और वहाँ अश्वेतों को भागीदारी दी। जैसे अभी झारखंड हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को 25 करोड़ तक का टेंडर देंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड जो आदिवासी राज्य हैं, वहाँ 90% टेंडर आदिवासियों को मिलना चाहिए था। तो इस देश के जो बहुजन नेता हैं उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया और वो घिरे रहे उन्हीं लोगों से जो ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद को फैलाते हैं। कांग्रेस तो वो पूरी तरह से वही पार्टी थी, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, रीजनल में आपको राज करने का मौका मिला था। अगर मायावती ये काम यूपी में कर देती, सबको बराबर ज़मीन, सबको बराबर बिजनेस का हक, तो ये देश भर में इम्प्लीमेंट होता। और आज जो बीजेपी ने धर्म के नाम पर राजनीति की है, इसको काटा जा सकता था, लेकिन आपने ज़मीन का आंदोलन, आपने रोजी रोटी का आंदोलन ख़त्म कर दिया और जब सत्ता में आया तो आप उन्हीं चापलूसों से घिरे रहे जो चापलूस आज हाफ चड्डी में दिख रहे हैं। तो कांग्रेस हो, मायावती हो, अखिलेश हो, जिसका भी शासन आए, ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, फैसले लेने का आपको अधिकार नहीं मिला। लालू यादव ने हमको जवान दी, इसलिए हम 3 टर्म उनके साथ रहे। अगर लालू यादव ने भी ये सारे वो फैसले जो एक डिक्टेटरशिप की तरह लिया जाता है, जो आज मोदी जी ले रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मसला था, 370 का मसला था, चाहे नोटबंदी का, जब नोटबंदी हो सकती है तो ज़मीन बंदी क्यों नहीं हो सकती है? ये तो बाबा साहब ने कहा था ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन किसी भी बहुजन मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इसलिए आपसे आपकी जनता हट गई, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो आपने नहीं किया, तो उसको दूसरे मुद्दे पर अफीम चटाया गया और वो आपसे साइड हो गया, हट गया। और यही वजह है कि आज इस तरह के हालात हैं। मुझे लगता है इस देश में 90% लोगों के अधिकारों के साथ और अब आप आएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई। उसने 75 साल करीब ट्रेनिंग ली है आरएसएस ने। आरएसएस 2025 में 100 साल की हो जाएगी। आरएसएस घर घर में घुसी है, वो हिंदुआइजेशन कर रहा है। आपके पास कोई एजेंडा नहीं, तो आप मान लीजिए कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई लीडरशिप अब सत्ता में नहीं आने वाली है, क्योंकि जिनके लिए OBC के लिए आपको काम करना था आपने किया ही नहीं, आपने बड़ा तबका जोड़ा ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि चूंकि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, तो सारे नेता को लगता है कि हम धार्मिक हो जाएंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है। धर्म के आधार पर जो वोट देने वाली सबसे बड़ी दुकान है वो बीजेपी है।
आपको कुछ और करना पड़ेगा। और वो हो सकता है कि आज के डेट में जो रोजी रोजगार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उसको मुद्दा बनाइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो 90 की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब भी मौका है, इस देश में कोई ऐसा नेता आए, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आए जो अमूलचूल परिवर्तन करे, इस देश के जितने गरीब हैं उनको बराबर का हिस्सा दे, बड़ी बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करे। सिर्फ अंबानी अडानी इस देश में रहने के अधिकारी नहीं है, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उनको पूछा जाए कि तुम ये संपत्ति कहाँ लाया और गरीबों में बांटा जाए। फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में किया था और आज क्यूबा शानदार देश है और वो दुनिया भर में सबकी मदद भी करता है, एक छोटा सा देश। अमेरिका के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अमेरिका में जिस तरह की आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ वो भी हम नहीं कर पाए क्योंकि ईमानदार सिस्टम नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो ये बड़ी गलती हुई है बहुजन समाज के नेताओं से, क्योंकि उनका जो चौकरी होता है वो उन्हीं चौकरी का होता है जो कांग्रेस के साथ है और वही आज बीजेपी के साथ है। आप कपिल मिश्रा से इसको समझिए, कपिल मिश्रा तब तक लिबरल भाषा बोलते हैं जब तक वो केजरीवाल के साथ हैं, वो जैसी बीजेपी में साथ जाते हैं तो विश्व भ्रमण करने लगते हैं। मायावती की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, सबके जो जाति विशेष के नेता है वो शिफ्ट कर जाते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं। तो सोचिए, जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो बहुजन समाज का कैसे होगा। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, बहुजन समाज के नेता अगर कैंपेन चलाते हैं और रोजी रोटी ज़मीन का बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बहुजन समाज के अधिकार की बात करते हैं, संविधान इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो वो सत्ता में आ सकते हैं। रही बात, जितने बहुजन नेता होते हैं वो पटना, दिल्ली, लखनऊ का विकास करते हैं और वहाँ सिर्फ सवर्ण समाज के लोग रहते हैं, उनको अच्छा घर, अच्छा पार्क, अच्छा सड़क, अच्छा स्कूल मिल रहा है, उनके पास ताकत है। आप गांव के लोगों को पीछे छोड़ दिए, गांव के लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, इसलिए उनको धर्म का अफीम चटा दिया गया और उन्होंने आपको वोट देना शुरू कर दिया। तो या तो आप शिक्षा से वोट ले सकते हैं या धर्म से वोट ले सकते हैं। बीजेपी ने तय किया है कि वो धर्म से वोट लेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, भूखा लाचार बेबस रखेंगे। आपको अगर लगता है कि आप भी धर्म के आधार पर वोट ले लेंगे तो आप गलतफहमी में है, क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी दुकान बीजेपी के पास है। आपके पास अभी भी मौका है कि शिक्षा, रोजी रोजगार के नाम पर वोट मांगे, लेकिन इसके लिए एजुकेशन जरूरी था जो आपने पहुंचाया नहीं और आपके लोग अब धार्मिक अफीम चाट कर मस्त हैं और आप सत्ता में नहीं आएंगे, गांठ बांध लीजिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर ऐसा हो सकता है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई ऐसा नेता आए जो युद्ध स्तर पर आंदोलन चलाए कि हमको सबको बराबर का ज़मीन देंगे, बराबर का व्यापार देंगे, बराबर की बिजनेस देंगे, बड़ा सरकारी स्कूल खोलेंगे, सरकारी अस्पताल खोलेंगे, सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सबके बच्चे सरकारी अस्पताल में इलाज होगा, तभी जाके हो सकता है कि कोई क्रांतिकारी बदलाव हो, वरना बीजेपी 50 साल राज करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।